नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 17 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर आगे से प्रॉमिस करता हूँ कि ना रेगुलर लेवल पे वीडियो आया करेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं इसको कि ना जिस दिन की डेट हो उसी दिन का करंट अफेयर उसी दिन अपलोड कर दें। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बताया गया है यहाँ पे, है ना। आपको पता है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? जो इंडिया और चाइना के बीच में जो आजकल बॉर्डर है ना, डी फैक्टो बॉर्डर, ये एक्चुअल बॉर्डर तो कुछ और है, दोनों कंट्रीज का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। पर जहाँ जहाँ दोनों की आजकल प्रेजेंस है इस आर्मीज की, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कुछ इस तरह से यूँ जाके है। तो इसके 3 सेक्टर हैं। ईस्टर्न सेक्टर हो गया, उसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है। मिडल सेक्टर पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, और वेस्टर्न सेक्टर पे लद्दाख आता है। तो बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पर है, और दोनों ही कंट्रीज का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग है। तो जो LAC है इंडिया, उसको ना वो इंडिया मानता है कि लगभग ना 3500 किलोमीटर के आसपास की है, जबकि चाइना मानता है कि सिर्फ 2000 किलोमीटर की है। इसका कारण क्या है? यही है कि ना जो अक्साई चीन वाला जो इलाका है ना, इस यहाँ पे जो LAC है ना, उसको चाइना बोलता है कि ये सब ठीक है, जो हमारे पास है वो हमारे पास है। और जो ईस्टर्न सेक्टर है ना, वहाँ पर वो क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंस है पर्सपेक्टिव में। क्वेश्चन तो इस पर क्या ही बनेगा वैसे ही, है ना। आगे चलते हैं, आगे जुडिशरी के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में बता रखा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और 2019 से 2026 तक के लिए है ये। ऐसे डेट वगैरह कोई पूछता नहीं है, मतलब नहीं है इसका ना। फंडिंग इसकी कहाँ से हो रही है? निर्भया फंड से हो रही है। सेंटर इसकी फंडिंग कर रहा है। निर्भया फंड बनाया गया था निर्भया कांड के बाद में, है ना, वुमेन सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, कि वुमेन सेफ्टी को लेके जो भी नीड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो इस फंड के थ्रू वहाँ से इसकी पूर्ति की जाएगी, है ना। इसको जो मैनेज किया जाता है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा मैनेज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पॉस्को की जो एक्ट में जितने भी केसेस आते हैं ना, उनका ना मतलब स्पीडी उसका जस्टिस मिल सके लोग, है ना। माइनर्स को स्पीडी जस्टिस मिल सके। माइनर्स कौन है? और पॉस्को में जिनकी एज 18 साल से कम है, उन सबको मतलब चाइल्ड डिक्लेयर करता है ये एक्ट। आगे हम लेजिस्लेटिव एक्ट्स पढ़ लेते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 के बारे में बता रखा है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो बेसिकली है ना एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, जिसमें जो कि है ना मतलब जैसे ड्रग्स होती है ना, उसके एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करता है, और उनके जो मैजिकल क्लेम्स होते हैं ना, उनकी मैजिकल क्वांटिटीज़ को लेके, है ना, उन सबको ये प्रोहिबिट करता है एक तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रग्स से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा ना, उसका कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ये। तो इसमें वेरियस फॉर्म ऑफ जो एडवर्टाइजमेंट्स है ना, उन सबको ये कंट्रोल करता है, चाहे वो रिटर्न हो, ओरल हो, चाहे विजुअल हो। तो इसमें जब कोई एक्ट बनेगा तो उसमें फिर ना बहुत सारी उसकी डेफिनेशंस भी होती है कि भाई ड्रग किसको बोलोगे आप, है ना। ये सब चीज़ें हर हर एक्ट में ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से एक्ट है तो फिर वो डेफिनेशन होती है वहाँ पे हर तरीके से। तो ब्यूरोक्रेसी का काम ही ये कि ना इस तरह से मतलब उन सब की डेफिनेशन प्रॉपरली तैयार करना, और वकीलों का काम ये है कि उसमें से कोई जुगाड़ निकालना। तो इसमें सिर्फ ड्रग बता रखा है, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं कि ह्यूमन्स के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो ये सब, है ना, वो कोई मतलब का नहीं। मैजिकल रेमेडी बता रखा है कि मतलब जैसे ताबीज़ वगैरह होते हैं ना, तो इनको मैजिकल रेमेडीज़ की तरह डिफाइन किया गया है इन सब में, जिनको पहनकर आप ये दावा किया जाता है कि भाई ठीक हो जाओगे, ये सब चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं इन सब पे, है ना। तो ये रेगुलेशन के लिए क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट के लिए इस एक्ट में, कि इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को ही प्रोहिबिट करता है, मतलब उन पर रोक लगाता है जिस पे फॉल्स मतलब इम्प्रेशंस दे रखे हो, झूठी सूचनाएं हैं, मतलब आपके फॉल्स क्लेम्स हैं आपके, जो मिसलीड करें आपको, तो उसके लिए प्रिजन्स और फाइन वगैरह ये सब का प्रावधान है इसमें। तो एडवर्टाइजमेंट में ना नोटिस, लेबल, ये सब आते हैं।
किन किन पे एप्लीकेबल है, तो ये मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। वही किसी ने दवाई बनाई है, कोई इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर कोई एडवर्टाइज कर रहा है, सबके ऊपर होगा ये, है ना। अगर कोई कंपनी मान लीजिए कि ना इसको वायलेट भी करती है, तो है ना उसके बिजनेस को है ना गिल्टी माना जा सकता है। और तब तक गिल्टी माना जाएगा कि या तो वो ये प्रूव करके दिखाए कि भाई उन्हें नॉलेज नहीं थी, अदरवाइज उनको गिल्टी ही माना गया हुआ। तो इसमें डायरेक्टर्स, मैनेजर, सबके ऊपर भी है ना आप चार्जेस लगा सकते हो अगर इस तरह से कोई कंपनी इन्वॉल्व रहती है। तो इसमें इम्प्रिजमेंट और फाइन्स वगैरह हो सकते हैं। फर्स्ट कन्विक्शन पे 6 मंथ की सज़ा हो सकती है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस पे ना आपको 1 साल तक की हो सकती है। कोई इरेलीवेंट चीज़ें है ना। और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन पे भी फाइन लगा जा सकता है, जिसकी कोई लिमिट है नहीं। आगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स भी है ना ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं भैया, क्योंकि मेजरली एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है, वो भी डिटेल में पूछते हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं चलो। तो स्मार्ट विजन और कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो उसमें है क्या कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन किया गया। जो भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे है ना ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, डेटा एनालिसिस, इन सब को है ना आपने क्लब करके इस तरह से हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट करना है कि है ना उससे है ना जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। तो बेसिकली ये ना 2024-25 से लेकर 2028-29 तक के लिए ये स्कीम आई है। तो इसमें ना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सपोर्ट बनाया गया है। और ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था, ये कोविड-19 के टाइम में ना लॉन्च किया गया था, ताकि है ना स्मार्ट एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स को ना फाइनेंस किया जा सके। इसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है ना नीदरलैंड और इजराइल के साथ है ना कोलैबोरेशन करने के लिए ना कोशिश कर रही है। और इसमें प्रेसिडेंट फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं इसमें। तो आगे बता रखा है कि ना स्मार्ट एंड प्रेसिडेंट फार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला है कि ना रिसोर्स एफिशिएंसी ना आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, कि मिनिमम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। जब वाटर, फर्टिलाइजर, जो पेस्टिसाइड्स है ना उनकी क्वांटिटी आपको कम यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा है ना क्लाइमेट रेजिलियंस को ये सपोर्ट करती है, कि मतलब फार्मर्स को हेल्प करेगी। जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनकी वजह से जो उनको दिक्कतें आ रही है ना, तो ये एक तरह से सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। आगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसके बारे में बता रखा है। ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आती है ये। और ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट की तरह फंक्शन करती है। तो इसका मैंडेट क्या है, ये कि ओशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एडवाइजरी जारी करना सोसाइटी को, इंडस्ट्रीज़ को, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। मेजर की एक्टिविटीज़ क्या है कि वार्निंग सर्विसेज देना, मॉनिटरिंग करना। तो इसके अंडर है ना एक इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर बनाया हुआ है, जो कि है ना राउंड द क्लॉक मॉनिटर करता है सुनामी के लिए, हाई वेव्स के लिए, और कोस्टल जो पॉपुलेशन है उसको वार्न करता है। फिशरी एडवाइजरी जारी करते हैं ये लोग। जो मछुआरे होते हैं ना उनके लिए डेली एडवाइजरी दी जाती है कि भाई किस दिन जो समंदर में कैसा मौसम रहेगा, तो आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, ये सब बातें बताई जाती है। इसके लिए वे ओशन का है ना ये फॉरकास्ट भी करता है कि ओशन में मौसम कैसा रहेगा, वो समंदर में शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट करते हैं ये लोग। हाँ, ये करंट सी सरफेस टेम्परेचर, इन सब के लिए ये इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, ये मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था, है ना। आगे इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में बता रखा है। तो है क्या ये, तो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंडिया से बाहर से है ना यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये एजेंसी उसको है ना हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में। तो इसको नॉन प्रॉफिट वेंचर की तरह बनाया गया है,
और ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर काम करती है। बेसिकली जो ये डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो ये फैसिलिटेशन का काम करती है। तो मैंने आपको बताया था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश करती है ना, ताकि वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सके, ऑपरेट कर सके, एक्सपेंड कर सके इंडिया में। इसके अलावा ये पार्टनरशिप डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो ये सब दे रखा, आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कोई खास बात है नहीं, है ना, जो समझाई जाए। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसके जो भी ऑप्शन आएगा वो आप बता ही दोगे ना, कोई खास ऐसा ऑप्शन है नहीं। आगे पढ़ लेते हैं नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। इसको भी है ना DPIIT के अंडर बनाया गया है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही काम करती है। इसका काम भी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस जारी करना, ताकि एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हो सके इनोवेशन के लिए और स्टार्टअप्स के लिए कंट्री में, ताकि है ना इकोनॉमिक ग्रोथ आए और ये लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए, ये सब है ना। जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। ये एक तो इसका जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्टर जो होगा ना वो इसका चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं? तो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन होते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के रैंक से जिन नीचे का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा ना, उसको नॉमिनेट किया गया हो उसी मिनिस्ट्री के अंडर, ऐसा कोई बंदा, पर उसकी रैंक है ना जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर होनी चाहिए। तो इसका और क्या रोल है, इसका मतलब क्या क्या फंक्शंस है इसमें, यही है कि है ना स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक्सपेंशन के लिए ना कौन कौन से ऐसे एरियाज है ना उनमें इंटरवेन करती है, ताकि ना स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम है ना उनको नर्चर किया जा सके। आगे बढ़ लेते हैं, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना एक ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जो कि डेडिकेटेड पोर्टल होगा जहाँ पर सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक साथ मिल सके। तो बेसिकली इससे का सिग्निफिकेंस क्या है कि मतलब जैसे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इंपोर्ट से रिलेटेड और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, पर क्या है कि वो ऐसे ही मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एसिमेट्री है, मतलब ठीक से है ना उपलब्ध नहीं हो पाती वो। तो क्या है कि एक जगह आप प्रोवाइड करा दोगे तो एक तरह से ये कह सकते हो कि जितने इंपोर्ट करने वाले लोग हैं या एक्सपोर्टर हैं उनको ना फ़ायदा होगा। किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी कि मतलब जैसे मान लो कि कोई कंट्री स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटीज़ है, रेगुलेशन है, या प्रोडक्ट को लेके कोई क्या क्या कस्टम्स ड्यूटीज़ लगती हैं किसी कंट्री में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखे हैं ये सब उनके बारे में। तो इससे और इस तरह की चीज़ें, और जो ट्रेड रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज वेरियस गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट या एजेंसीज प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन अगर ये मान के चलो कि इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को मिलेगी ना, तो उस ट्रेड फैसिलिटेशन होगा, ट्रेड आसानी से किया जा सकेगा और कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़ती है इससे। बेसिकली ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है ना, ये वेरियस स्टेक होल्डर्स है ना उनको आपस में कनेक्ट भी करेगा। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोर्ड होल्डर्स हो गए, आपके इंडियन मिशन ऑफिशियल्स हो गए, ये इस तरह के जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो ऑफिशियल्स हो गए, इन सबको आपस में कनेक्ट करेगा ये। तो आगे अकाउंट एग्रीगेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली ये एक तरह से ना NBFCs होती है, जो कि है ना कोई मान लीजिए कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई लोन लेना चाहता है या लोन प्रोवाइडर जो है, तो उनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं आपस में, ताकि है ना फास्टर वे में काम हो सके। तो बेसिकली ना इनका जो रेगुलेशन होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही होता है ना, और इनके लिए इनको लाइसेंस लेना पड़ता है, NBFC AA लाइसेंस। फिर आगे बता रखा है कि इनका क्या क्या रोल है। तो ये कंज्यूमर्स को एम्पावर करते हैं कि मतलब इसके अलावा ये है ना कंज्यूमर के डेटा को रीसेल और रीडीलिंग कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइवेसी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे बाद में, है ना। आगे चलते हैं।
वो आगे पढ़ लेते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी एंड इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो ये DGGI है, ये एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। कहने का मतलब ये कि इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करता है, जो कि जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो गई, सेंट्रल एक्सरसाइज से रिलेटेड हो गई, या सर्विस टैक्स इन्विजन से रिलेटेड कि सर्विस टैक्स की चोरी हो रही है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, उसको ये कलेक्ट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करता है। तो अभी ये क्यों न्यूज़ में है कि इसने ना ये रिकमेंड किया है कि जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सेस रिलेटेबल सर्विसेज है ना, उससे रिलेटेड जो टैक्स इवेजन हो रहा है, तो उसको लिए ना गवर्नमेंट को है ना दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ में है ना एक तरह का अरेंजमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि टैक्स का इवेजन ना हो सके यहाँ से। अब आप एक होगी OIDR सर्विसेज क्या होती है, तो उस तरह की सर्विसेज होती है जो इंटरनेट पर प्रोवाइड की जाती है ना, जिसमें कि जो जिसको सर्विस मिल रही है वो भी ऑनलाइन होगा, तो फिजिकल है ना उसमें कोई इंटरफेस नहीं होगा। जैसे कि क्लाउड सर्विसेज हो गई, इस तरह की सर्विसेज होती है ना, वो इसके अंडर आती है। मैं क्या एग्जांपल्स, जैसे आप कह सकते हो कि ना कि आपने ना कहीं से वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है किसी से फॉरेन कंट्री के यहाँ से, या वेब होस्टिंग हो रही है, इस तरह की जो भी सर्विसेज होगी ना वो इसके अंडर आती है। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो यही है कि ना अगर कोई भी फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर इस तरह की सर्विसेज देता है किसी इंडियन को, जो कि है ना, तो ये मैंडेटरी करने की कोशिश की जा रही है कि ना वो एक तरह से GST को पे करे और रजिस्ट्रेशन करवाए। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे कि रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। आगे एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बता रखा है। तो ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जो कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करता है सीवीड कंटिन्यूएशन के लिए। सीवीड क्या होता है ये आपको पता ही होगा, कि जो मैरीन प्लांट्स होते हैं, एल्गीज होते हैं, वेरियस टाइप के स्पीसीज जो कि है ना रिवर्स और लेक्स के किनारे पे मिलते हैं या उनके अंदर होते हैं, उनको बोला जाता है। जैसे कि ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो। तो इसको क्लासीफाई भी किया गया है ब्रॉडली 3 ग्रुप में माना जाता है इसको, ग्रीन, ब्राउन और रेड। ये साइंटिफिक नेम्स का कोई लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली ये एक मल्टी सेलुलर है ना ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद बनाने वाले जो स्पीसीज हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है ना, जिनमें मेजरली प्लांट्स आते हैं। आगे जो काम की चीज़ है वो ये है कि सीवीड्स के एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इनको सी वेजिटेबल्स भी बोला जाता है। मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें। कैंसर ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये बाइंडिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कि जैसे टूथपेस्ट बनाओ आप, फ्रूट जेली या स्किन केयर जो आइटम्स हो गए, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स जो बनाते हो आप, तो उसमें ये बाइंडिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। और एग्रीकल्चर बेनिफिट्स भी है इसका, कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करते हैं। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे कि ना वैरायटी ऑफ डिशेस में इसका यूज़ किया जाता है, सैलड्स वगैरह में, एनिमल फीडिंग में भी काम आते हैं, कि फ़िश हो गए ना और जो लाइव स्टॉक्स होते हैं और वो इनको खाते हैं। इसके अलावा सीवीड है ना बायोफ्यूल्स को बनाने में भी काम आ सकते हैं आपके। इसके अलावा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में तो ये काम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट की जो CO2 है इसको ये स्टोर कर लेते हो, तो एनवायरनमेंट में जो CO2 वो कम हो जाती है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट एक इफेक्टिव तरीका है उसको रोकने का, या एनवायरनमेंट में जो CO2 की जो ज़्यादा प्रेजेंस है उसको कम करने का। इसके अलावा सीवीड है ना हैवी मेटल्स और अदर जो कोस्टल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये यूट्रोफिकेशन होते हैं उसको भी मिटिगेट करते हैं। आगे एनवायरमेंटल समिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो ना अभी हुई थी। तो अभी क्या हुआ था कि 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो जो हुई थी, वो प्रधानमंत्री है ना इनके द्वारा
इनॉग्रेटेड की हुई थी, कहाँ पर, गांधीनगर गुजरात में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके इसको ऑर्गेनाइज कराया था, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो बेसिकली ये हुआ था कि ना बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के ना जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आए थे, इन्होंने अलग अलग कमिटमेंट किए हैं यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स को लेके। जैसे रिलायंस ने कहा है कि 6 ट्रिलियन रुपये वो इन्वेस्ट करेंगे, इसी तरह से अलग अलग जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं उन्होंने अलग अलग कमिटमेंट किया है यहाँ पे। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर सेल्स के या सोलर मॉड्यूल्स के, उन्होंने भी अलग अलग कमिटमेंट्स किए हैं यहाँ पे, वो कोई रेलेवेंट है नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं यहाँ पे कोई। आगे स्पीसीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साइनेट्रस्टस परिणामी एक वास्प है, उसके बारे में बता रखा है, यूएसए में मिलता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। पैरासिटोइड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने होस्ट को ये ना किल कर देता है। तो आगे बता रखा है कि 2 तरह के ना बर्ड्स हमारे यहाँ पे मिलते थे, तो वो ना उड़ नहीं सकते थे, वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक तो डोडोज थे, तो डोडोज मॉरिशस में मिलते थे, तो ये 1681 में ही वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। इसके अलावा ये रोडिंगुस सोलिटेरिस है, ये भी वहीं मिला करता था, ये भी वहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इस तरह से क्वेश्चन कभी भी बना के दो सकते। तो आगे ना बैटरीज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के बारे में बता रखा है। तो इसमें हर तरह की बैटरीज को ये कवर करता है, और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन है इसमें। कहने का मतलब है कि जिसने प्रोड्यूस किया ना उसकी जिम्मेदारी है कि उसको कलेक्ट करे, बैटरीज को रिसाइकल करे। तो आपने नोटिस किया होगा कि मतलब क्या, जब आप कभी जाते हो कहीं बाइक की बैटरी या कार की बैटरी तो नई न्यू परचेस करने के लिए, तो वो आपसे पुरानी बैटरी आपसे ले लेते हैं। इससे फ़ायदा यही है कि मतलब जो इस तरह का जो वेस्ट है ना वो मतलब अननेसेसरी एनवायरनमेंट में ना जाए, और जो जो जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उस तक ये पहुँच जाए, तो दोबारा इसको रिसाइकल कर सके। तो इसको बनाया किसने, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बनाया। तो इसमें जो फाइन वगैरह लगता है वो जो प्रोड्यूसर होता है उसके ऊपर ही लगता है, कि अगर वो ईपीआर के टारगेट्स है उसको अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसके ऊपर इस तरह के फाइन लगेंगे। और ये बेसिकली पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे ही बेस है ना। तो आगे हम साइंस एंड टेक पढ़ लेते हैं। ऑर्गन ऑन चिप्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। क्या है ये टेक्नोलॉजी, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही आया होगा कि ऑर्गन ऑन चिप्स टेक्नोलॉजी है क्या। तो ऑर्गन ऑन चिप्स एक टेक्नोलॉजी है जो कि है ना बायोलॉजिकल ऑर्गन्स बनाते हैं, जिसमें हम जैसे हमारे और ऑर्गन है ना लंग और हार्ट, वैसे चिप साइज डिवाइसेस की है ना हम छोटे छोटे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स बनाते हैं उसमें। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर आपका मान लो कोई सेल है तो वो ह्यूमन बॉडी से बाहर है तो वो डेड हो जाएगा, पर अगर हम इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएं जैसा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है तो वो ग्रो कर जाएगा। सिमिलरली है ना हम चिप साइज पे है ना ऑर्गन्स डेवलप करते हैं। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में किया क्या जा रहा है कि ना एक चिप के ऊपर है ना बहुत सारी जो सेल्स है ना आपकी उसको प्लेस किया जा रहा है। तो वो जो चिप है ना वो आपका जो ऑर्गन है उसके मिनिएचर की तरह काम करेगा। कहने का मतलब है कि जैसे कि एक बड़ा मॉडल होता है उसका एक छोटा सा मॉडल हो गया ना उसकी तरह काम करेगा वो। तो उसमें बेसिकली क्या है कि वो सेल्स है ना आपकी उस लार्ज ऑर्गन से ही लिए गए हैं, पर फिर वो है ना चिप पे इस तरह से उनको प्लेस किया गया, इस तरह का कंडीशन में उनको ग्रो किया गया कि वो ना एक फुल साइज ऑर्गन की तरह काम करेंगे आपके, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इस टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है, ऐसा करना क्यों जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको जैसे कोई नई मेडिसिन बना रहे हो तो आप डायरेक्टली तो उसको ह्यूमन्स के ऊपर ट्राई कर नहीं सकते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो कि एनिमल्स के ऊपर ट्राई करते हो, यूजुअली चूहों के ऊपर या इनके ऊपर। तो अब बहुत सारे जो जो मतलब ये कह सकते हो कि जो राइट्स के ऊपर काम करते हैं, एनिमल राइट्स के ऊपर जो काम करते हैं लोग, उन लोगों को इससे आपत्ति है, वो चाहते हैं कि ना ये सब नहीं होना चाहिए। भाई वो बेजुबान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके ऊपर इस तरह से कुछ भी इस्तेमाल करो और फिर है ना अपना जो अपना रिसर्च है उसको आगे बढ़ाओ। तो
बेसिकली उस चीज़ को कम करने के लिए ये यूज़ करने वाली टेक्नोलॉजी है कि आपको ना एनिमल टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। आप जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो आपने ऑर्गन तो डेवलप कर लिया है जो बिल्कुल मतलब उसी तरह का मतलब ऑर्गन है जो आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर है, बस वो चिप साइज़ पर है आपके। है ना? तो अब क्या है कि आप वो सब उस पे अप्लाई करो, तो इससे क्या होगा कि एनिमल जो टेस्टिंग है उसमें रिडक्शन हो जाएगा बिल्कुल, है ना? एक तो ये एडवांटेज हो गया आपको। तो उसका एक और जो एडवांटेज ये होगा कि ना जो ड्रग डेवलपमेंट में जो मतलब आप कह सकते हो कि जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो मोर एक्यूरेट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब आप डायरेक्टली ह्यूमन ऑर्गन्स के ऊपर ना इसको टेस्टिंग कर रहे हो। अब भले ही आप जानवर के ऊपर इनके ऑर्गन्स के ऊपर इसको टेस्ट कर रहे हो, पर भाई ह्यूमन ऑर्गन्स और जानवर के ऑर्गन्स में डिफरेंस तो है ही। तो उस उतना ना एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते ही नहीं है। पर यहाँ आपको एडवांटेज ये है कि आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। और एप्लीकेशंस क्या है इसके कि मतलब ड्रग डिस्कवरी में है ना ये एफिशिएंसी उनकी बढ़ जाएगी, है ना, ड्रग्स की। इसके अलावा प्रिसिजन मेडिसिन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। प्रिसिजन मेडिसिन क्या है कि मतलब पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिल सकता है आपको। मतलब मान लो कि किसी ह्यूमन को ना स्पेशली कोई पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन की ज़रूरत है, तो उसको डेवलपमेंट में भी ये हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ना डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए उनके साथ मतलब पूरे मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए भी ना हेल्पफुल होंगे रिसर्चर्स के लिए। इसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन को भी स्टडी करने में हेल्पफुल होंगे कि सेल्स किस तरह से पर्टिकुलर एक दूसरे सेल के ना ये आप कह सकते हो कि इंटरेक्शन पर किस तरह से बिहेवियर करती है। तो पर्टिकुलरली कोई सेल है ना किस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरह का बिहेवियर करेंगी, ये सब इससे मिल सकता है आपको। अब इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं कि ग्लोबल लेवल पे कोई भी स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है। एक तो स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिल्ड करने की ज़रूरत है, और यूनिवर्सल प्रोटोकॉल्स नहीं है इस तरह की चीज़ों के लिए। और ह्यूमन ऑर्गन्स अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसको रेप्लिकेट करना अभी भी आसान काम नहीं है। ये सब चैलेंजेस है। ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे फॉस्फोरिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी डिमांड है ना बढ़ती जा रही है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज में वो यूज़ होता है। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज जो होती है ना उनको बनाने में ये फॉस्फोरिक एसिड यूज़ होता है। तो इससे क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को एक तरह से ना खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो फॉस्फोरिक एसिड है ना वो बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए एक इंग्रेडिएंट है, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। तो ज़्यादा डिमांड उस सेक्टर में जा रही है, किसमें? बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रही है। तो इधर फिर कमी हो सकती है फर्टिलाइजर्स के लिए। ये एक मेजर इशू है, ऐसा बोला जा रहा है ना। और तो अब इसके बारे में क्या करें, यूजेस देख लीजिए। अब इसमें यही है कि जो इंडिया जो ये है ना क्या कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट का एक तरह से इंग्रेडिएंट है ये, है ना। तो और इंडिया क्या है कि यूरिया का ना सेकंड मोस्ट कंज्यूमर है। तो दिक्कत वही है हमारे लिए कि हम एग्रीकल्चर में फिर इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। और इसके जो आप एप्लीकेशन बता रखे हैं जैसे कि ना ये सोप्स और वैक्स बनाने में काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में काम आगे हम हेल्थ वाला सेक्शन देख लेते हैं। कोई खास बड़ी बात नहीं है, कोई एक डिजीज़ है सेल्यूलिटिस डिजीज़, है ना। तो ये एक तरह से स्किन रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें डीप इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होती है, और ये कंटीजियस नहीं है यूजुअली। पर रेयर केस में ऐसा होता है कि मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाए या ओपन वुंड के थ्रू हो जाए, तो वैसा हो सकता है। और तो इससे ज़्यादा इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है यूजुअली। कभी कभार यूपीएससी इधर उधर बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से है। तो चलो कल फिर मिलते हैं हम वीडियो में। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही दूंगा, और आपको एडिशन हिस्ट्री पढ़ के जानी है। भूपेंद्र सिंह से मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं उसको मैं पढ़ा दूंगा आपको। और इसके अलावा जो हमारे स्टैटिस्टिक्स के नोट्स है ना वो ये मान के चलिए कि मार्केट में उसके जैसे नोट्स है ही नहीं।